एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड सीरीज लेक्चर नंबर 10। 9 लेक्चर्स को अब तक हमने डिस्कस किया है। बेसिक ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ओरिजिन, डेवलपमेंट, अलग अलग ब्रांचेस, स्कोप्स, एथनोग्राफी, एथनोलॉजी, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया हुआ। ठीक है, कल्चर को भी डिस्कस किया लास्ट लेक्चर के अंदर में। अब कल्चरल एनालिसिस में एंथ्रोपोलॉजिस्ट अक्सर क्या कर रहे हैं, एथनोलॉजिकल या एथनोग्राफिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं। कुछ लोग जो बहुत नए हैं उन्हें इसमें भी कन्फ्यूजन होगा कि एथनोलॉजिकल एथनोग्राफिकल एनालिसिस क्या होता है, तो एक वीडियो इसके ऊपर भी लाएंगे। ठीक है, बट यूजुअली जब भी हम कल्चर को एनालाइज कर रहे हैं, इट इज़ ऑलवेज प्रोन टू सर्टेन एरर्स। वाई? बिकॉज फर्स्टली तो हमारा एथनोसेंट्रिक या जो बायस है अपने कल्चर के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से दूसरे के कल्चर को देखना, एथनोसेंट्रिज्म जिसको कहते हैं, ये एक तो अड़ंगा डालता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो आर रिसर्च मेथड इज नॉट दैट मच ओरिएंटेड टूवर्ड्स डूइंग अ रिसर्च विच इज मोर बैलेंस्ड। तो यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने एक पर्टिकुलर तरीका सुझाया कि भाई एंथ्रोपोलॉजिकल इंक्वायरी जब भी आप करो तो ऑब्जर्वेशन का एक स्पेसिफिक मेथड वहां पर लगना चाहिए जिसको आप कहते हो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो आज के लेक्चर में अगले 8-9 मिनट के अंदर में विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज दिस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। देखिए, जब भी हम एंथ्रोपोलॉजिकल इंक्वायरी कर रहे हैं, कोई भी एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च हो रही है, ठीक है, इसमें कई प्रकार के डाटा कलेक्शन की टेक्निक लगती है, कई प्रकार के टूल और मेथोडोलॉजीज को यूज़ किया जाता है। इंटरव्यू का आप यूज़ कर रहे हो, शेड्यूल क्वेश्चनायर्स का आप इस्तेमाल कर रहे होते हो, केस स्टडी मेथड का इस्तेमाल आप कर रहे हो, एक्सटेंडेड केस स्टडी का मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो, जीनियोलॉजी है, लाइफ स्टडी है, बहुत सारे मेथड होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेथड्स इसके अंदर में जो डाटा आता है उसको आप कैटेगराइज कर देते हो एज प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, है ना। इसके ऊपर भी एक एक करके हम बात करेंगे ग्रेजुअली जब आगे बढ़ेंगे। बट आज का जो हमारा कंसर्न है वो है कि स्पेसिफिक टेक्निक, एक स्पेसिफिक मेथड के ऊपर जो कि है ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, तो एक मेथड जो एंथ्रोपोलॉजी में रिसर्च करते हुए जब भी हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, कभी भी किसी कल्चर को आप एनालाइज कर रहे हो, तो ऑब्जर्वेशन का मेथड लगता है। ऑब्जर्वेशन का जो मेथड है 2 भागों में बटा हुआ है। एक आपका नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, एक आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है। हमें आज फोकस इसके ऊपर करना है। सी अर्लियर द स्कॉलर्स, आपको पता है जो एंथ्रोपोलॉजी में थे, क्लासिकल स्कॉलर्स इन दी अर्ली टू मिड टू इवन लेट 19th सेंचुरी, इस पूरे 19th सेंचुरी के अंदर में ज़्यादातर 90-95% जो स्कॉलर्स थे वो आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। मतलब क्या कि वो खुद जाकर के फील्ड पे स्टडी नहीं कर रहे थे। मिशनरीज, ट्रैवलर्स, अलग अलग जो कोलीग्स या कोई और अगर दूसरे फील्ड का जो स्कॉलर है वो स्टडी करने जा रहा है तो इनके हाथ में वो एक शेड्यूल को पकड़ा देते थे। शेड्यूल क्या होता है? एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होती है। कई बार जैसे आप इंटरव्यूअर को देखते हो ना, क्वेश्चन पकड़ के लिस्ट लेकर के करता है। कई बार आप जब गूगल फॉर्म को देखते हो, भरते हो, तो उसी तरीके की एक लिस्ट दे देगा, कहेगा कि इसके ऊपर रिस्पोंडेंट्स के जवाब लेकर के आओ, अपने सारे क्वेश्चन वहां पर लिख देगा। अब ये जो इंसान जा रहा है वो हो सकता है मिशनरी का एक बंदा हो, या फिर हो सकता है कि वो एक नॉर्मल ट्रैवलर हो, उसको ट्रैवल करने और ट्रैवल से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में पता है। मिशनरी को है वो धर्म से संबंधित, बिलीफ, फेथ से संबंधित चीज़ों के बारे में पता हुआ, बट वो एंथ्रोपोलॉजिकली ट्रेंड नहीं है ना। और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डाटा को एक्यूरेटली वहाँ पर कलेक्ट करके ले आ रहा हो सकता है उसने सोचा कि सिर्फ खाना पूर्ति कर देते हैं, सिर्फ डाटा को ऐसे ही कुछ भी भर के ले आते हैं, क्या जा रहा है मेरा। अगर उसको टाइम बचाना हुआ, क्यों किसी का काम फालतू में हम करें, फ्री में करें, इतना बड़ा दिल नहीं है हमारा। या फिर हो सकता है उसको कमीशन किया गया हो कि पर शीट के आपको $5 मिल रहे हैं, पर रिस्पॉन्स जो आप लेके आओगे आपको $5 मिलेंगे, तो लालच में हो सकता है खुद ही बैठ के अलग अलग भरने लगे। तो कभी भी ऐसे मेथड जो थे वो रिलायबल नहीं हुआ करते थे। एंड बेस्ड अपॉन दैट जो भी डाटा को ला करके इन अर्ली स्कॉलर्स ने अपनी स्टडीज़ को रखा, इसको हमेशा क्वेश्चन के दायरे में रखा जाता था, संदेह के दायरे में। इट वॉज ऑलवेज स्पेक्यूलेटेड, इसकी एक्यूरेसी, इसकी जो वैलिडिटी है उसके बारे में हमेशा संदेह होता था। बाद के समय में स्कॉलर्स ने क्या किया, फील्ड वर्क करना शुरू कर दिया, खुद जा करके वो फील्ड पे काम करने लगे। अब उस फील्ड को काम जब कर रहे हैं वहां पर भी 2 और तरीके आ जाते हैं। एक तो आप एक जनरल ऑब्जर्वेशन कर रहे हो जहां पर पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी की शादी हो रही है, आप अगर जाकर के सामने से खड़े होकर के देख रहे हो तो आप क्या देख रहे हो, एक एक्सटर्नल एस्पेक्ट उसका देख रहे हो, है ना। चीज़ें हो रही है, अलग अलग एक्ट हो रहे हैं, आप अगर उसको नोट कर लो कि हाँ ये हुआ था, तो ये क्या है, एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। बट इसी के अतिरिक्त एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक और ऑब्जर्वेशन के मेथड को एडवाइस करते हैं जो कि ज़्यादा बैलेंस्ड है, ज़्यादा वेल इक्विप्ड है और ज़्यादा क्लोज अंडरस्टैंडिंग को परमिट करता है। ये होता है आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो हम डिफाइन कैसे करते हैं? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज अ मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन और अ टेक्निक थ्रू विच द रिसर्चर
gets himself or herself immersed into the cultural context or the cultural consciousness of the respondent or of the person whose culture is subject of study. जिसका भी कल्चर पढ़ने गए हो आप उसके कल्चर में अपने आप को इमर्स कर दोगे, झोंक दोगे, आप उसके अंदर जा करके उसको देख रहे हो। तो इससे क्या होता है, कई बार इंटरनल जो डायमेंशन, जो एस्पेक्ट होते हैं जिनको कई बार आप अनदेखा कर सकते हो जनरल ऑब्जर्वेशन में, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में, इनको भी आप समझ पाओगे, है ना। लोगों के मोटिवेशन, लोगों के दिमाग में, फॉर एग्जांपल क्लिफर्ड गीट्स नाम के एक सिंबॉलिक इंटरप्रेटेटिव स्कूल के अंदर में आप क्लिफर्ड गीट्स और टर्नर को पढ़ते हो, तो उसमें से एक स्कॉलर का नाम है क्लिफर्ड गीट्स, ठीक है। क्लिफर्ड गीट्स बाली के रीजन में जाते हैं और बाली के रीजन में कॉक फाइट हो रही होती है। कॉक फाइट क्या होता है, बेसिकली आप अलग अलग इंडिया के भी स्टेट्स में और दूसरे जगहों पे जाओगे तो कई बार बर्ड्स को लड़ाया जाता है एक गेम की तरह, है ना। हिंदी में एक टर्म यूज होता है तीतर लड़ाना, कई बार मुर्गों को लड़ाया जाता है फील्ड में। तो ऐसे ही क्या है, मुर्गों को बेसिकली लड़ाया जा रहा है और इनकी बड़ी अच्छी साज सज्जा की जा रही है, सफाई की जा रही है, अपने पास खाने को भले कमी हो जाए इनको बहुत अच्छे से फीड किया जा रहा है, इनके नेल्स को शार्प किया जा रहा है, मतलब बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। ऑलराइट, किस लिए, क्योंकि एक दिन ये फाइट करेंगे दूसरे कम्युनिटी के मेंबर से। तो इस लड़ाई के अंदर में अगर आप जनरली देखोगे तो आपको लगेगा कि एक एंटरटेनमेंट का रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, गेम हो रहा है। बट क्लिफर्ड गीट्स ने जब इसका एक एनालिसिस किया, सिंबल्स और इंटरप्रिटेशन को वहां पर कॉन्टेक्स्ट में रखा, तो इन्होंने क्या पाया कि बेसिकली ये जो कॉक फाइट है, ये कॉक अपने आप को वहां पर नहीं दिखा रहे, ये बेसिकली जो इनका ओनर है उसको वहां पर फील्ड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ईगो एंड द प्राइड ऑफ द पर्सन इज रिप्रेजेंटेड थ्रू दैट। और इस इवेंट का जो आउटकम होता है, इट इज नॉट लिमिटेड टू दैट गेम। सिर्फ गेम नहीं है कि जो हारा जीता काम खत्म, ये सोशल रिलेशन और सोशल पॉलिटिकल डायनामिक्स को भी वहां पर शेप कर रहा होता है। तो कई बार हम ये ऐसी जो डीपर एनालिसिस है, ये तभी हम समझ पाते हैं, जान पाते हैं, जब हमारे पास एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। और उस बेटर अंडरस्टैंडिंग को करने के लिए आपको क्या बनना होगा, कल्चर कॉन्टेक्स्ट का पार्ट बनना होगा। आप सिर्फ बाहर से डायरी में नोट मत करो कि इंसान क्या कर रहा है, उसके कल्चर के अंदर में इमर्ज कर दो आपको खुद, ठीक है। एक एक एक्टिविटी को वहां पर आप देख रहे हो, किस तरीके के बिलीव, किस तरीके के नरेशन, किस तरीके की तैयारी और क्या सोच है उनके पीछे इंसान की। पर ये इतना आसान नहीं होता। आप किसी के अभी चले जाओगे, आप कहोगे कि आप चलो बलि चढ़ाने जा रहे हो, सेक्रीफाइस करने जा रहे हो, आप किसी का शिकार करने जा रहे हो, किसी को मारने जा रहे हो, मुझे भी आप ले चलो, बताओ क्या हो रहा है, नहीं मानेगा, क्योंकि आप एक एक्सटर्नल इंसान हो और उनके बीच में एक्सटर्नल बाहर के लोगों को इतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया जाता है। तो वहाँ पर भी आपको एक एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज या एंथ्रोपोलॉजिकल स्किल जो आपकी है, रैपो इस्टेब्लिशमेंट की, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। रैपो इस्टेब्लिशमेंट क्या है, एक डिग्री ऑफ कंफर्ट को इस्टेब्लिश करना, एक फेमिलियरिटी को इस्टेब्लिश करना, ताकि सामने वाले की जो हेजिटेशन है और जो आपको लेकर के उसके क्वेश्चन होंगे, कई बार सोचता है कि कहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल तो नहीं है, कहीं हम कुछ उल्टा सीधा किया, इसने जाकर के कंप्लेन कर दी तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये फियर, ये एंजाइटी, ये हेजिटेशन, ये डाउट, इसको वॉश आउट करके एक डिग्री ऑफ कंफर्ट एंड फेमिलियरिटी एंड फ्रेंडलीनेस को एस्टैब्लिश करने की जो प्रोसेस है या जो स्किल है, उसको रैपो एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। और ये रैपो एस्टैब्लिशमेंट होगा तभी आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर पाओगे, अलाउ किए जाओगे। सबसे पहली बात तो यही है, नहीं तो आपको कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि बहुत ही कल्चरली मीनिंगफुल है, उसमें आपको अलाउ ही नहीं किया जाएगा, है ना। जैसे आप अपने कल्चर की बहुत डीप मीनिंग कोई प्रैक्टिस है, कोई बाहर आकर के कहे कि मुझे दिखाओ, तो आप शायद उसको ना एंटरटेन करो। तो वैसे यहाँ पर भी तो ये फेमिलियरिटी को आपको डेवलप करना होता है, इसके लिए भी एंथ्रोपोलॉजिकल स्किल्स आपको चाहिए, ठीक है। और इसकी वजह से जो आपका एनालिसिस होता है वो ज़्यादा ट्रू टू द कोर होता है।